हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल सबका? पढ़ाई इस वक्त आप लोगों की बहुत जोरदार चल रही होगी। और बच्चे लोगों, आरटीपी हम लोग कर रहे थे नवंबर 2020 के लिए, जिसका सेकंड पार्ट आप लोगों के साथ में है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर हमारी बात को खत्म कर चुके थे। तो बचे हुए टॉपिक के ऊपर आज हमारी बात होगी बच्चों। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिलेटिंग टू द क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। अब होल्डिंग आउट या स्टूपल, बराबर, जहां पे एक पार्टनरशिप क्रिएट होती है किसी एक्ट के थ्रू, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। और बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया है, तो चलिए आपको मैं लिए चलता हूं इसके आंसर की तरफ। आप लोग सब जानते हो आंसर सही पे है, बस थोड़ा सा आंसर तक पहुंचने के लिए लंबा सफर हमको तय करना पड़ेगा। आइए पहुंच गए हम लोग। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय एस्टोबल। जैसा आपको मैंने कहा था कि इसको पार्टनर बाय एस्टोबल भी बोलते हैं। वेयर अ मैन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, जब वो अपने आप को पार्टनर बताता है, और अलाउ अदर टू डू इट, और सामने वाले को भी ऐसा समझने देता है, ही इज दैट स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। एस्टोबल वर्ड का मतलब आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो। तो अभी उससे मना करने से रोका जाएगा द कैरेक्टर ही हैज एज्यूम, जैसा उसको माना गया था और जिस पर क्रेडिटर लोगों ने भरोसा किया, बराबर, मे बी प्रिज्यूम टू हैव एक्टेड, और अपना काम भी किया। तो वर्ड्स आप अपने हिसाब से वोकेबलरी चूज कर सकते हो, लैंग्वेज बना सकते हो। अ पर्सन में हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड और कंडक्ट हैव इंड्यूस अदर, दूसरों को इंड्यूस करता है टू बिलीव दैट ही इज अ पार्टनर, और ही मे हैव अलाउड अदर टू रिप्रेजेंट हिम एज अ पार्टनर। बहुत सीधा सा हो गया। किसी को अलाउ करता है दूसरे को कि हाँ भाई मुझे पार्टनर समझने के लिए जो आप एक्ट कर रहे हो उसको करते रहिए, मैं कहीं पर भी आपको मना नहीं कर रहा हूं। तो वो पर्सन अब बाद में इनकार नहीं कर पाएगा। आप लोग जानते हो द रिजल्ट इन बोथ द केसेस इज आइडेंटिकल। बहुत सीधा सा है, दोनों का रिजल्ट एक ही निकलने वाला है। बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में आप पार्टनर बाय एस्टोबल का आंसर लिख सकते हो, लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि वहां एग्जाम्पल आपको जरूर देना है, तभी मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे के लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सेम एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म। एक्स इंट्रोड्यूस ए अ मैनेजर एज हिज पार्टनर टू जेड, बराबर। ए वहां पे साइलेंस मेंटेन करता है, उसको बोलना चाहिए था भाई साहब मैं हूं, मैनेजर हूं, पार्टनर नहीं हूं, लेकिन उसने साइलेंस मेंटेन किया। और जेड उस पर भरोसा करके कि ये बंदा पार्टनर है, सप्लाई करता है 100 टीवी सेट ऑन क्रेडिट, उधार पर। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड जेड को उसका पैसा नहीं मिलता है, तो वो एक्स और ए पर सूट फाइल कर देता है। अब लॉ कहता है कि भाई साहब भले मैनेजर हो, लेकिन फिर भी वो लायबल होंगे, बिकॉज उनको मान लिया गया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, बराबर। सेक्शन 28 ऑफ आईपीए 1932 काम करता है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है बच्चे लोगों। तो इट इज ओनली द पर्सन टू whom the representation has been made and who has acted thereon that is right to enforce liability arising out of holding out। सर इतना सब लिखना पड़ेगा क्या? चलेगा भाई, अपना लैंग्वेज में इतना पोर्शन लिखने के बाद एग्जाम्पल जरूर लगा देना, एग्जाम में आता है तो आपको मार्क्स बढ़िया यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, यानी आरटीपी का ये क्वेश्चन बच्चों एकदम से आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, कोई टेंशन इसके अंदर है ही नहीं। चलिए आपको लिए चलता हूं आगे के टॉपिक्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है बच्चों, मास्टर एक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप ऑफ एबीसी एंड कंपनी विद द कंसर्न ऑफ ऑल द पार्टनर। नाम से पता लग रहा है वैसे तो। और आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी का मतलब ये भाई साहब माइनर है। आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी मोर देन 6 मंथ लैप्स, 6 महीना निकल चुका है, एंड ही फेल टू गिव पब्लिक नोटिस एज टू वेदर ही इलेक्टेड टू बिकम अ पार्टनर और नॉट। तो आप लोग सब जानते हो कि 6 मंथ्स में उसको नोटिस देना चाहिए, अदरवाइज हम उसको पार्टनर मान लेंगे। लेटर ऑन मिस्टर एल, a supplier of a material to ABC and company file a suit against ABC and company for recovery of the debt due, बराबर। कोई और बंदा है, मिस्टर एल है, उन्होंने लेकर के एबीसी एंड कंपनी पर जो ये फर्म है उसके अगेंस्ट में सूट फाइल किया रिकवरी के लिए, ठीक है। अब दो चीजें आपसे पूछी गई है। सबसे पहला तो आपसे पूछा कि ये जो भाई साहब एक्स है, to what extent X will be liable if he failed to give public notice after attaining majority। तो आपने सीधा सीधा सा पॉइंट पढ़ा हुआ है, he will be treated as partner since admitted for the benefits of partnership, बराबर, सीधा सा है।
और क्या एल उससे पैसा रिकवर कर पाएगा क्या, अभी उसके एंट्री के बाद में अगर है तो बट ऑब्वियस है एल को भी राइट है रिकवर करने का, अदरवाइज नहीं होगा, है ना, ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आपको मैं फिर से सीधा सीधा सा प्रोविजन बता देता हूं कि आईसीएआई एग्जैक्टली इसके आंसर में क्या आपसे कहना चाहती है। आइए आईसीएआई का आंसर ही हम लोग देख लेते हैं। चलिए बच्चे लोगों, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, सेक्शन याद हो तभी लिखना, अदरवाइज रिस्क मत लेना। सबसे पहले बच्चों वही पैराग्राफ आपको दिया है 6 month ऑफ अटेंडिंग मेजोरिटी और ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड व्हिच एवर इज लेटर, ये आपको जरूर लिखना है, बराबर। A person may give public notice that he has elected to become or that he has elected not to become a partner, बिल्कुल exactly लाइन लैंग्वेज वो की वो है। However, अगर वो फेल हो जाता है एक्सपायरी ऑफ 6 month पे तो उसको पार्टनर मान लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे हमने प्रोविजन में लिख दिया, बराबर। आप भी यही काम करेंगे, सबसे पहले आपका काम ही यही होता है, सेक्शन एक्ट देने के बाद में प्रोविजन को लिखिए, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे आगे हमने क्या बताया, इफ द माइनर बिकम अ पार्टनर बाय हिज फेलियर टू गिव पब्लिक नोटिस, तो उस केस में क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज रहेंगी बच्चों। 2 पॉइंट तो अपन ने सेक्शन से निकाल करके लिखे हैं। ही बिकम पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज, कहां से, सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, एग्जैक्ट पॉइंट आपने पढ़ा है। और उसका जो शेयर होगा प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में वो रिमेन द सेम, अगर कोई चेंज नहीं करोगे तो बिल्कुल वही रहेगा जो माइनर के टाइम पे उसका रहा था, बराबर। बहुत क्लियर मैटर है। तो अब 2 बातों का आंसर बोला बच्चों, हमेशा 2 चीजें पूछिए तो आंसर भी 1 और 2 करके लिखना। इन द इंस्टेंट केस सिंस एक्स हैज फेल्ड टू गिव अ पब्लिक नोटिस ही शैल बिकम अ पार्टनर, क्लियर कट है, एंड बिकम्स पर्सनली लायबल टू एल अ थर्ड पार्टी, क्योंकि अपने को ये कहीं नहीं बोला है भाई उसके एडमिट होने के बाद केस किया गया है, तो एक तरफ से प्रेजम्पशन भी यही है कि हाँ भाई उसके बाद का ही कोई मैटर रहा होगा तो बिल्कुल केस करने का राइट मिलेगा, बराबर। और सेकंड पार्ट अपना जो था उसका आंसर भी देख लीजिए क्या लिखा है इन्होंने, बहुत सीधा सा है, इन द लाइट ऑफ, देखिए 2 चीजें आपसे से पूछी गई थी। पहली चीज जो हमसे पूछी गई थी क्या वो लायबल रहेगा, तो हमने बोल दिया कि हाँ सर अभी वो पर्सनली लायबल रहने वाला है, लेकिन अब जिस बंदे के साथ डील हुआ था उसका क्या बोले, तो हमने कहा सिंस एक्स फेल्ड टू गिव पब्लिक नोटिस ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम अ पार्टनर विद इन 6 months, he will deem to be a partner after the period of above 6 months and therefore मिस्टर एल जो है वो उससे डेब्ट रिकवर कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अदर पार्टनर से करते। तो इन्हीं प्रोविजंस के बेस पे आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसका आंसर आपने यहाँ पे बहुत आराम से दे दिया कि भाई उसकी लायबिलिटी बताओ। हमने कहा कि सर पर्सनल लायबल हो जाएगा, कहां से, जब वो एंटर हुआ था, यहां से बात हो गई। क्या ये भाई साहब उस पर केस कर पाएंगे मिस्टर एल, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि अब वो एज अ पार्टनर है तो उसके ऊपर केस करना यहाँ पे बनता है, बराबर। बहुत सीधी सी बात है। चलिए जी, तो बच्चों पार्टनरशिप के यही 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दे करके रखे गए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आरटीपी पे हम लोग बात कर रहे हैं ताकि एक बार आरटीपी खत्म हो जाए फिर हमारा रिवीजन का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देके रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी का क्वेश्चन है बच्चों, वेदर इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट, क्या इस बंदे का अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी है क्या। आइए प्रोविजंस को पढ़ लेते हैं बच्चों, फिर से अपने को चलना पड़ेगा वहीं पे, सफर हमारा बहुत लंबा है पर कोई बात नहीं, चलिए 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 सफर तय करेंगे, मार्क्स लाने हैं तो करना पड़ेगा। चलिए जी, छोटी सी डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे सबको याद होगी, 2J वाली डेफिनेशन में आपको फिर से कह देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से एक है। अगर इसको कुछ टॉपिक स्किप करके जाना चाह रहे हो तो भी डेफिनेशंस वाले पार्ट, खास करके ये डेजिग्नेटेड पार्टनर तो आपको स्किप नहीं करना है। तो designated partner means any partner designated as such pursuant to section 7, ये तो 2J की डेफिनेशन है। एग्जैक्ट बच्चों सेम डेफिनेशन होती है सर, डेफिनेशन में लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं क्या, अब थोड़ा बहुत चलेगा, प्रैक्टिकली करना तो नहीं चाहिए, पर मैं जानता हूं कि हर कोई एग्जैक्ट नहीं लिख पाएगा तो ठीक है चला सकते हैं। तो हमने कहा एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 designated partner, पक्का कर दिया कंपल्सरी, इंडिविजुअल होंगे एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया, बराबर। सेकंड में क्या लिखा, इफ एलएलपी में ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, दोनों अगर हो तो 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनी ऑफ सच बॉडी शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। बहुत सीधा सा हो गया, क्लियर हो गया, बराबर। कि जहां पे ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट हो या कोई कॉम्बिनेशन हो, वन और मोर पार्टनर इंडिविजुअल है और बॉडी कॉर्पोरेट है, तो 2 इंडिविजुअल हमको चाहिएंगे हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी
और नॉमिनी और बॉडी कॉर्पोरेट चलेंगे। भाई बॉडी कॉर्पोरेट आप लोग जानते हो, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बट ऑब्वियस उसकी तरफ से कोई ना कोई नॉमिनी आएगा, वो जो है यहाँ पे डेजिग्नेटेड की तरह से काम कर सकता है। और रेजिडेंट इंडिया का मतलब बहुत सीधा सा है, ऐसा पर्सन जो इंडिया में स्टे किया हो फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 182 डेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रेसिडिंग 1 ईयर, पिछले एक साल में कम से कम 182 डेज और मोर वो इंडिया में अगर रहा है, एटलीस्ट 182 डेज बराबर, तो वो पर्सन माना जाएगा रेजिडेंट। और ऐसा पर्सन जो है, जैसा ऊपर आपने पढ़ा कि दो में से एक बंदा जो ऐसा है वो हमारा कम से कम रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, खत्म हो गया ये भी पॉइंट यहाँ पे। चलिए जी, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं फटाफट से। कंपनी बचा है हमारे पास लास्ट में, आइए कंपनी के क्वेश्चंस भी देख लिए जाए। हाँ जी, तो बच्चों कंपनी के क्वेश्चन आप लोगों के सामने है एकदम से। क्या लिखा गया कंपनी के क्वेश्चन के अंदर? मिस्टर अनिल फॉर्म्ड अ 1% कंपनी ऑन 16 अप्रैल 2018 फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कार। ठीक है, सब 1% कंपनी बनाई है। टर्नओवर कंपनी का बच्चों है 2.25 करोड़। ओके, टर्नओवर 31 मार्च 19 को, यानी कि कंपनी बनने के पहले ही फाइनेंशियल ईयर के एंड में उनका 2.25 करोड़ का टर्नओवर है बच्चों। हिज फ्रेंड सुनील वांटेड टू इन्वेस्ट इन हिज ओपीसी, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप जानते हैं ओपीसी में एक से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि इसको वॉलंटरीली प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दें। क्या वो कर सकते हैं क्या बच्चों? नॉर्मली आपने पढ़ा है कि 2 साल तक ये कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती है ओपीसी, लेकिन अगर इनका कैपिटल 50 लाख से ऊपर निकल जाए या टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ऊपर निकल जाए तो ये पॉसिबिलिटी 2 साल से पहले भी हो सकती है। और यहां जैसा आप देख रहे हो 1 साल के एंड में ही अगर टर्नओवर ऊपर निकल चुका है तो बिल्कुल ये कन्वर्ट हो सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। तो सर इसका आंसर अभी देख लेते हैं बच्चों, इसका आंसर अभी देख लेते हैं, लेकिन पहले नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में पढ़ लो ताकि एक साथ ही आपको मैं दोनों चीज बता दूं। एक्सप्लेन क्लियरली द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बच्चों थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, इंडोर मैनेजमेंट को समझाने को बोल दिया आपसे, बराबर। वो सर्कमस्टांसेस बताओ इन विच एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी कैन नॉट क्लेम रिलीफ अंडर इंडोर मैनेजमेंट। बच्चों यानी आपको सारे एक्सेप्शन वाले पॉइंट जो हैं वो इन्होंने यहाँ पे पूछ लिए हैं, बराबर, सीधा सा है। चलिए जी, तो मैं आपको दोनों क्वेश्चंस की तरफ लिए चलता हूं फटाफट से, इसलिए अपने दोनों क्वेश्चन साथ में ले लिए। बड़ा सा लंबा सा सफर होता है, बार बार अपने को आना पड़ रहा है यहाँ पे। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो ओपीसी की बात हमने की। सर सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का, सर इतना हमको लिखना पड़ेगा क्या? एज पर प्रोविजन ऑफ सब रूल 7 ऑफ रूल 3 ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल 2014, स्टडी मैट में लाइन दे रखी है, अगर आपको याद रहती है तो बहुत अच्छा बच्चों, नहीं तो लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सेक्शन का रेफरेंस दे देना, चाहो तो छोटा सा सेक्शन से पहले डेफिनेशन समझा देना, बराबर। फिर एज पर रूल्स ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरीली एनी काइंड ऑफ कंपनी जब तक 2 साल एक्सपायर नहीं हो गए हो, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड लिमिट पेड अप शेयर कैपिटल वाली 50 लाख से ऊपर चला जाए और लगा हुआ है बच्चों, या उनका एवरेज टर्नओवर अभी 1 साल है तो 1 साल ही हुआ है तो 1 साल का एवरेज तो वही होगा जितना है, बराबर, वो 2 करोड़ से बाहर नहीं चला जाए। सेम प्रोविजन बच्चों आप सबने पढ़ा हुआ है। नाउ तो सबसे पहले आपने क्या किया, हमेशा की तरह प्रोविजन समझाया। प्रोविजन समझाने के बाद आपने जो हमारा क्वेश्चन था बच्चों, उस क्वेश्चन का समरी यहाँ पे समझा दिया, देख सकते हो जो क्वेश्चन था कि इंस्टेंट केस में इस डेट पे कंपनी बनाया, फिर इतना उसका टर्नओवर था, 2 ईयर एक्सपायर नहीं हुए लेकिन टर्नओवर बाहर निकल चुका है बच्चों। तो इस वजह से मिस्टर अनिल कैन कन्वर्ट इज ओपीसी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलोंग विद सुनील। किसी ने बोला सर प्राइवेट की जगह पब्लिक होता तो सेम बात होती बच्चों, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात पब्लिक क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे के साथ मिलके, यानी सिंपल 2 जने अगर हैं तो प्राइवेट कंपनी ही बना पाएंगे। पब्लिक बनाते तो 7 लोगों की अपने को जरूरत पड़ती, 5 पीपल्स अपने को और रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन गया प्राइवेट कंपनी पे। क्लियर? अब बच्चों इंडोर मैनेजमेंट सबको बहुत अच्छे से पता है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइट का हमारा केस, बराबर। सर केस समझाना है क्या? बेटा थ्योरी समझा दो, ज्यादा बेटर है ना, कि any person who deal with company means third person have right to take benefit of indoor management in this rule, बराबर। outsider have right to take presumption that internal proceedings of the company have been fulfilled, बराबर, यही होता है। और आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो इंडोर मैनेजमेंट है ये हमारे कंस्ट्रक्टिव नोटिस के एक्सेप्शन की तरह से काम करता है बच्चों। ये देखो, द डॉक्ट्राइन इज a limitation of the doctrine of constructive notice, बराबर, और पॉपुलरली नोन जो है, ज्यादा पॉपुलर है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइट के नाम से।
सर तो केस क्यों नहीं दे रहे हो सर आप इसका बच्चे, क्योंकि आगे इतने सारे पॉइंट अभी अपने को और लिखने हैं, ये जो एक्सेप्शन के पॉइंट पे अपने को लिखने हैं, इसलिए अपन ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को यहाँ पे नहीं समझाया। मेन जो लाइंस थी वो अपन ने सारी यहाँ पे दे दी कि आखिर ये होता क्या है ना। बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हम लोग मानते हैं, बट सम इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर देयर and it is presumed by third party that internal proceedings and regulatory have been complied by the company। बराबर मान के चल रहा है, ये रूल मैं मानता हूँ सबको आता है। और बच्चों 3 इसके एक्सेप्शंस हो गए। पहला पॉइंट अपना वही, सर इन्होंने केस तो दी ही नहीं है। बच्चे जब भी क्वेश्चन आपका 5 से 6 मार्क्स का भी आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा केस के नाम दे दो। केस का डिटेल कैसे समझाओगे, आंसर का लेंथ कितना बड़ा होगा, और तुमको अकेले लॉ नहीं करना है, लॉ के साथ में बीसीआर भी करना है। बराबर, तो इसीलिए यहां से देख लो, सबसे पहला बच्चों वही अपना नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी वाला पॉइंट है। केस पढ़ा हुआ अपन ने इसके ऊपर, तो आप बेनिफिट नहीं ले सकते। सेकंड नंबर इरेगुलरिटी वाला बच्चों, बैंक वाला, लिवरपूल वाला हमारा केस भी है, आनंद बिहारी वाला केस भी है। कुछ भी यहाँ पे दिमाग में रख करके आप ये पॉइंट लिख सकते थे कि अगर आपको पता था अबाउट नेग्लिजेंसी ऑफ द पीपल देन यू हैव नो राइट टू टेक बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और बच्चों रूबेन वाला हमारा फेमस पॉइंट है, फॉर्जरी के केस में हर चीज जीरो या वॉइड होती है। ये देखो क्लियर बोला है, नुलिटी है, एकदम जीरो है, नल है, और कोई भी इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। ये अपने को एक्सेप्शन में लिखना चाहिए था। तो बच्चे लोगों ये थी आपकी नवंबर 2020 की आरटीपी, जो यहाँ आकर के हो गई है कंप्लीट। यहाँ से बीसीआर चालू हो रहा है। अभी बीसीआर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं आगे जा ही नहीं रहा हूँ, यहीं पे मैं रुक गया हूँ। तो ये आप लोगों के सामने है आपका पूरा आरटीपी, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और अब जल्दी ही आपके पास में आने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स वाले रिवीजन वीडियोस, जो अपन चालू करेंगे। अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो अपन ने देख लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, सारे लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करिए बच्चों। यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल रहा है, बराबर। तो आपको सारे मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जो भी वीडियोस हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम शुरू करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के वीडियोस से। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए। हमारी फिर से मुलाकात होती है जल्दी ही। ओके बच्चे लोगों, टेक केयर, बाय बाय।